हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा और उस रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थे। रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो नील बोर नाम का एक व्यक्ति था, नील बोर नाम का एक आदमी था, साइंटिस्ट था। उसने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया और उसके डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया और उनको स्टडी करने के बाद नील बोर ने अपना खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया। एक एटम का मॉडल नील बोर ने खुद बना के दिया और उसने वो जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए बनाया। यानी कि दिस एटॉमिक मॉडल दैट वी विल बी स्टडिंग विल ओनली बी फॉर हाइड्रोजन। तो नील बोर आफ्टर स्टडिंग रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ही केम अप विथ 3 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें आपको ट्रू मानना पड़ता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से मैच होते हैं। पोस्टुलेट्स आर जनरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यू हैव टू अज्यूम देम टू बी ट्रू क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं। तो चिल्ड्रन, नील बोर का पहला पोस्टुलेट, नील बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये पॉइंट और रुदरफोर्ड का पॉइंट तो यहां तक सेम है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स for the circular motion of electron is provided by the electrostatic force of attraction between electron and proton। अब इसका मतलब समझाता हूं। तो चलो हम लोग हाइड्रोजन का एटम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं यह है हाइड्रोजन का प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस प्रोटॉन के आजू बाजू आसपास इसके रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। यह है इलेक्ट्रॉन। अब आप सब जानते हो कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट करना है, अगर गोल गोल घूमना है, सर्कुलर मोशन करना है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन लगा रहा है? आंसर है ये प्रोटॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन लगा रहा है? प्रोटॉन का अट्रैक्शन। तो चिल्ड्रन, हम ये कह सकते हैं द सेंट्रीपेटल फोर्स, the centripetal force is provided by attraction of proton। अच्छा, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है प्लस ई और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस ई, करेक्ट ना? तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस अट्रैक्शन। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन होता है? के Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 मतलब प्रोटॉन का चार्ज, दोनों सेम ही होते हैं तो इसलिए E² अपॉन R², वेयर R इज द रेडियस। R क्या है? रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? KE² बाय R²। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, mv² बाई R इज इक्वल्स टू KE² बाय R²। m क्या होता है? उस चीज का मास जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। या सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v क्या होता है चिल्ड्रन? कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा? तो v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। और ये जो छोटू ई क्या है? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने यहां पे ई को नेगेटिव नहीं लिया। आप ई को नेगेटिव ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया है। अगर आप यहां पे नेगेटिव लोगे तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे। यू कैन टेक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव और यहां पे आप माइनस साइन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पोस्टुलेट 1 एक बार फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आजू बाजू गोल गोल घूमता है और ये जो गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। अब हम देखते हैं नील बोर का सेकंड पोस्टुलेट। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट पोस्टुलेट तो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जैसा ही था, पर सेकंड पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोस्टुलेट में नील बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन
किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। कोई भी रैंडम रेडियस उठा लिया आपने और आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और अराउंड द प्रोटॉन इन एनी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सम फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कुछ फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट्स होते हैं, वही घूम सकता है। ओके, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड in which the angular momentum of electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi। ये पूरी जान है इसकी, मैं इसको समझाता हूं आपको आराम से। सबसे पहले नील बोर ने कहा कि अगर ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्रोटॉन के आसपास, ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के आसपास घूम रहा है, ये r रेडियस है, तो ये कोई भी रैंडम रेडियस नहीं हो सकता। दिस रेडियस कैन नॉट बी रैंडम। चलो 100 मीटर कर देते हैं, 2 मिलीमीटर कर देते हैं, 1 माइक्रोमीटर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। दिस रेडियस इज नॉट रैंडम। दिस रेडियस हैज सम फिक्स्ड वैल्यूज। इस रेडियस की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती है। कोई भी रेडियस में नहीं घूमता इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस रेडियस हैज सम फिक्स्ड वैल्यूज। तो फिक्स्ड वैल्यूज का कैसे पता लगाया जाए? तो नील बोर ने कहा सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड है, ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको समझाता हूं ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों चीजों के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ये जो एंगुलर मोमेंटम है अगर ये इक्वल हो जाए h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल मतलब अगर h अपॉन 2 पाई को हम इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें, n मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे n क्या है? इंटीजर। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में होगा जिस ऑर्बिट में यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चिल्ड्रन, नील बोर को खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों, ही वॉज नॉट श्योर, पर उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उस एक्सपेरिमेंट से उसे यह रिजल्ट मिल गया, तो उसने इस रिजल्ट को आगे कर दिया। बोला ये रिजल्ट मुझे मिला है। ये रिजल्ट क्यों, नील बोर को खुद नहीं पता, पर ये रिजल्ट काम कर रहा था एक्सपेरिमेंटली। तो क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, हमें इसे ट्रू मानना पड़ेगा। इसका रीजन भले हमें ना पता हो। चिल्ड्रन, इस चीज का रीजन मिस्टर डिब्रॉय ने दिया, वो डिब्रॉय वेवलेंथ वाला। मिस्टर डिब्रॉय ने इसका रीजन दिया, वो रीजन हम बाद में देखेंगे। पर फिलहाल के लिए हम ये जान लेते हैं कि नील बोर को खुद नहीं पता था कि ये क्यों, पर एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट कर रहे थे, तो उसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दुनिया के सामने रख दिया। तो नील बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं करता, रिवॉल्व नहीं करता, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n इंटू h अपॉन 2 पाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। ओके, यहां पे n एक इंटीजर है, तो n की वैल्यू आप एक्चुअली 1 से ले सकते हो। बोलने को तो ये क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है, पर हम लोग लिखते हैं इंटीजर है इसे। सो n कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट। नील बोर को कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट की मदद से। नील बोर को इसका रीजन पता है क्या? नहीं पता। इसका रीजन दिया डिब्रॉय ने। अगला पोस्टुलेट समझते हैं चिल्ड्रन। अगले पोस्टुलेट में नील बोर ने कहा कि कोई भी सपोज हाइड्रोजन का एक एटम लोगे
तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, अगर वो ऑर्बिट mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 सेटिस्फाई करे। तो चिल्ड्रन, नील बोर का तीसरे पोस्टुलेट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा, ये है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहा है प्रोटॉन के। हम लोग हाइड्रोजन का आइटम पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन इससे और नजदीक नहीं जा सकता प्रोटॉन के, इसे हम फर्स्ट शेल कहेंगे। ओके, दिस इज n इक्वल टू 1 शेल, मतलब ये पहला ऑर्बिट है, इससे छोटा ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में घूमे, ऐसा भी हो सकता है कि पहला शेल एम्प्टी हो और इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो यह भी पॉसिबल है चिल्ड्रन। इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है, यह भी पॉसिबल है। पर चिल्ड्रन, नील बोर ने कहा कि ये जो पहला शेल है n इक्वल टू 1 और ये दूसरा शेल है n इक्वल टू 2, नील बोर ने कहा कि जो पहला शेल है उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, तो n इक्वल टू 1 शेल की एनर्जी मिनिमम है। और नील बोर ने कहा कि अगर n इक्वल टू 2, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो यहां पे एनर्जी इज मोर। तो आप बताओ चिल्ड्रन, दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी चाहती है क्या? नहीं, दुनिया की हर चीज कम एनर्जी चाहती है। ऑल द सिस्टम्स वांट टू अटेन लोअर एनर्जी। ये देखो, छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत आसान एग्जांपल। ये देखो, ये पेन का ढक्कन है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसको अगर छोड़ दूं नीचे चला जाएगा, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर देगा। तो दुनिया का हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी या अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करता है। इसमें एनर्जी कम लगेगी, इसमें एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल प्रीफर करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स पहला शेल प्रीफर्ड करता है। द फर्स्ट शेल इज द मोस्ट प्रेफर्ड शेल। तो n इक्वल टू 1 शेल, दिस शेल इज द मोस्ट प्रेफर्ड शेल। यानी इलेक्ट्रॉन पूरी कोशिश करेगा कि पहले शेल में रहे। हायर शेल्स में, हायर ऑर्बिट्स में घूमने का इलेक्ट्रॉन का कोई इरादा नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा हो, आपने हाइड्रोजन को गर्म कर दिया। अब हाइड्रोजन को गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो कम एनर्जी वाले शेल में नहीं घूम पाएगा, उसे इस ज्यादा एनर्जी वाले शेल में जाना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन, तीसरे शेल में भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, चौथे शेल में भी हो सकता है, पर क्या वो दूसरे, तीसरे और चौथे शेल में ज्यादा देर तक रहना पसंद करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा पहले शेल में रहना। तो फर्स्ट शेल इज द मोस्ट प्रेफर्ड शेल बिकॉज इट हैज द लीस्ट एनर्जी, अदर शेल्स हैव हायर एनर्जी। तो अगर आपने हाइड्रोजन को गर्म कर दिया और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गया, तो जब हाइड्रोजन ठंडा हो जाएगा तब क्या ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रहना पसंद करेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से पहले शेल पे वापस जंप मार जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन, नील बोर ने क्या कहा? हर ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट यानी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो चिल्ड्रन उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। करेक्ट ना? सेकंड जो शेल है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, फर्स्ट शेल के पास कम एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे जंप करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यानी कि सीन कुछ ऐसा है, अगर ये अलग अलग मैं शेल्स बना दूं, ये है n इक्वल टू 1 पहला शेल, ये है n इक्वल टू 2 दूसरा शेल, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, मतलब हायर एनर्जी वाले शेल में है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मौका मिला तो ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप मार जाएगा। ओके, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में यहां पे था,
सेकेंड ऑर्बिट में, पर उसको सेकेंड ऑर्बिट में रहना पसंद नहीं है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट के पास हाई एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप मार रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट पे जंप मारेगा तो एक फोटॉन बाहर निकलता है। इस फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। ओके, तो एच न्यू फोटॉन बाहर निकलता है। तो चिल्ड्रन कॉमन सेंस है। अब मान लो, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो सेकंड शेल की एनर्जी है 5 जूल, वैसे जूल में नहीं होता वो, एक बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लो सेकंड शेल की जो एनर्जी है वो 5 जूल है और पहले शेल की एनर्जी है 3 जूल। तो जब इलेक्ट्रॉन 5 जूल से 3 जूल पे जंप मारेगा तो कितनी एनर्जी का नुकसान हुआ? 2 जूल। तो फोटॉन की एनर्जी भी कितनी होगी? एच न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जूल। तो यहां पे हमें एक इक्वेशन मिल जाता है। तो जो सेकंड शेल है उसकी एनर्जी को हम मान लेते हैं एनर्जी इनिशियल, जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी को मान लेते हैं एनर्जी फाइनल। तो क्या इक्वेशन मिलेगा हमें? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एच न्यू। तो पहले 5 जूल थी, 5 जूल के एनर्जी लेवल पे था, सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल इज एच न्यू। तो पहले 5 जूल के एनर्जी लेवल पे था, फिर फाइनली 3 जूल के एनर्जी लेवल पे आ गया, तो 2 जूल के एनर्जी का फोटॉन निकला होगा। तो यह है नील बोर का तीसरा पोस्टुलेट। तो अब हमने नील बोर के पोस्टुलेट्स को समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम पता लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कितनी स्पीड होती है ऑर्बिट में। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड का पता लगाएंगे ऑर्बिट में। लेट अस कैलकुलेट। तो चिल्ड्रन, नील बोर के पहले पोस्टुलेट से हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, उसकी वैल्यू है k q1 q2 बाय r²। तो यहां से यहां मैं कट कर सकता हूं। ये कौन से पोस्टुलेट से हमें पता चला? पहले पोस्टुलेट से। तो यहां से मुझे r का वैल्यू पता चल जाएगा। r की वैल्यू है k e²/mv²। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब चिल्ड्रन, हमें नील बोर का सेकंड पोस्टुलेट भी पता है। एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr ये इक्वल होना चाहिए nh/2π के। ये नील बोर का सेकंड पोस्टुलेट है जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। r की वैल्यू हमें पता चल गई, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो m इंटू v इंटू r की वैल्यू है k e²/mv² इज इक्वल्स टू nh/2π। मास से मास कट जाएगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा। वेलोसिटी को यहां ले लेते हैं, बाकी सबको यहां पहुंचा देते हैं। तो 2π k e²/nh इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए, आप सबको पता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने k का वैल्यू पढ़ा था। तो 2π e² को ऐसे लिख देता हूं मैं, अपॉन k का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो k को लिख सकता हूं मैं नीचे की तरफ 4πε0। h और n भी है, इज इक्वल्स टू v। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। तो चिल्ड्रन, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू e²/2h∈0 n। ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद होना चाहिए आपको, 8.85 इंटू 10⁻12। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। तो अगर कोई पूछे 5वें ऑर्बिट में कितनी स्पीड है तो n की वैल्यू 5 डाल दो। अगर कोई पूछे 10वें ऑर्बिट में कितनी स्पीड है, n की वैल्यू 10 डाल दो। अब चलिए, e² कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, वो मेहनत करोगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁶। तो जो पूरा कांस्टेंट दिख रहा है आपको दुनिया भर का,
इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n। तो चिल्ड्रन मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए और आपको याद रखना है कि ये हाइड्रोजन के लिए ही ट्रू है। हीलियम में ये फॉर्मूला मत घुसा देना, ओके? ये वैल्यूज हीलियम में मत घुसाना। दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2.18 इंटू 10⁶ भी याद रखना चाहिए और ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। अब चिल्ड्रन ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और वगैरह वगैरह, ये सारे फॉर्मूले एक जैसे दिखते हैं। इनको याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं एक आपको निमोनिक बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। हालांकि वो बहुत ही घटिया निमोनिक है, पर हमें तो याद रखने से मतलब है। इसको आप ऐसा याद रख सकते हो, E² अपॉन 2 मुर्गी। ये HEN जैसा दिख रहा है, HEN मतलब मुर्गी, तो आप इसको ऐसा याद कर सकते हो, E² अपॉन 2 मुर्गी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E² अपॉन 2 मुर्गी। इस तरह से याद रख सकते हो। हमें तो याद रखने से मतलब है, चाहे मुर्गा याद रखे चाहे मुर्गी याद रखे, बस याद आना चाहिए एग्जाम में, मेन तो यही है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E² अपॉन 2 मुर्गी, E² अपॉन 2H∈0n। अगला डेरिवेशन चिल्ड्रन, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? हमें पता है कि mvr होता है nh अपॉन 2π, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें अभी अभी मिला, E² अपॉन 2 मुर्गी। तो वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूं E² अपॉन 2 मुर्गी, और ये हो जाएगा r इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो वेलोसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस को यहां रखो, बाकी सबको वहां भेज दो। तो रेडियस हो जाएगा n इंटू n, n², h इंटू h, h², ये एप्सिलन यहां पहुंच जाएगा, 2 से 2 कट ही चुका है, अपॉन ये है पाई, m यहां आ जाएगा और E² यहां आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला है। और चिल्ड्रन आप देख सकते हो h² कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई, m, E² सब कांस्टेंट है। तो इन सब की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.53 एम्स्ट्रॉन्ग, और ये n² ऐसा लिख देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये एम्स्ट्रॉन्ग में आएगा। तो द रेडियस इज 0.53 एम्स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं आपको पूछूं पहले ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, तो आंसर है 0.53 एम्स्ट्रॉन्ग। अगर मैं पूछूं दूसरे ऑर्बिट की कितनी रेडियस है, तो 0.53 इंटू 2², तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तीसरे ऑर्बिट का रेडियस पूछूं तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10वें ऑर्बिट का रेडियस पूछूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखो चिल्ड्रन, ये फॉर्मूला किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। ये शॉर्टकट हाइड्रोजन के लिए है। अब चिल्ड्रन इसे आप इस तरह से याद कर सकते हो, ऊपर है मुर्गी का स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन नॉट के पास स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा याद कर लो ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर। बस एप्सिलॉन नॉट के पास स्क्वायर नहीं है, ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर अपॉन पम्मी का स्क्वायर। पाई एम ई को पम्मी बोल दो, ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर अपॉन पम्मी का स्क्वायर। देखो मैं जब 12th में था तो मैंने ऐसे याद किया था, मुझसे याद ही नहीं हो रहे थे, ये बड़े घटिया फॉर्मूले हैं, तो मैंने ऐसे याद कर लिए, ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर अपॉन पम्मी का स्क्वायर। अब याद ही तो रखना है। देखो आज तक याद है मुझे, 12th में कभी मैंने रटा था इसे, अभी भी याद है, तो आपको भी याद हो जाएगा। अब चिल्ड्रन हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल गई है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, हाफ m, वेलोसिटी तो हमने रटा हुआ था, वेलोसिटी था E² अपॉन 2 मुर्गी, और उसका करना है होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा me⁴ अपॉन, ये 2 है लेकिन ये 4 हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 4 2s are 8, और ये मुर्गी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रन? me⁴ अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर
एम ई टू द पावर 4 को ऐसा बोल सकते हो ना, मी टू द पावर 4, मी टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर। अब चिल्ड्रन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां पे जो चार्जेस हैं वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के, प्रोटॉन का चार्ज है ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो यहां पे माइनस डाल देते हैं, माइनस ई अपॉन आर। अब यहां पे हमें आर का फॉर्मूला पता है, आर होता है ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर। तो ये देखो, ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर अपॉन पम्मी का स्क्वायर, वो अपॉन पम्मी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपॉन पम्मी का स्क्वायर वो ऊपर आ गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी पाई एम ई स्क्वायर। और चिल्ड्रन के का वैल्यू हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो पुट कर देता हूं। और हाँ, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ई स्क्वायर को टू द पावर 4 लिख दिया, पाई एम लिख दिया, के की वैल्यू में डाल रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम ई टू द पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मुर्गी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो चिल्ड्रन ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। अब चिल्ड्रन इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखो और बताओ काइनेटिक एनर्जी से इसका क्या लेना देना है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, बट विथ नेगेटिव साइन। तो हमें एक और चीज क्या पता चली, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है और नेगेटिव होती है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की -2 टाइम्स होती है। अब चिल्ड्रन, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो हमें टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हो जाएगा एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, एम ई टू द पावर 4 अपॉन 4 मुर्गी का होल स्क्वायर। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर। ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और चिल्ड्रन, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव टोटल एनर्जी क्यों है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है वो भी लिख देता हूं। नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। अगर टोटल एनर्जी 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तोड़ के बाहर आ जाता है, पूरे के पूरे एटम से ही बाहर आ जाता है। तो जब तक टोटल एनर्जी नेगेटिव है तब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा, एटम के कब्जे में रहेगा। ओके, और एक और चीज लिख देता हूं, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डिटेल भी आपको याद रखना है चिल्ड्रन, ये डिटेल भी आपको याद रखना है। अगला कंसेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को दे दी तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है मी टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से मैच करता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
यानी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है, अगर उतनी एनर्जी और दे दी जाए इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, अपने एटम को छोड़ के भाग जाएगा। तो सपोज इलेक्ट्रॉन के पास है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 5 जूल, वैसे 5 जूल नहीं होती पर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, उसे कहीं से 5 जूल की एनर्जी और दे दो तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। तो चिल्ड्रन, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, मी टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर। अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करो, मी टू द पावर 4 8 h एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, बस एल स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, ऑर्बिट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बाकी m e 8 h एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है। इन सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन पूरे कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करोगे तो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो चिल्ड्रन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है माइनस मी टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर, 8 की जगह होता है 4 मुर्गी। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे इन सारे कांस्टेंट्स को, तो ये होता है माइनस 13.6 का डबल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27.2। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वही बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू ये हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई, और टोटल एनर्जी होती है माइनस मी टू द पावर 4 अपॉन 8 मुर्गी का होल स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी में एक नेगेटिव आएगा, 13.6 रिपीट होगा क्योंकि ये पार्ट 13.6 होता है, अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो इनमें से कोई भी एक याद है तो बाकी के अपने आप आपको आ ही जाएंगे। आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर वन ऑफ देम। मोस्टली टोटल एनर्जी याद रखो। टोटल एनर्जी याद है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव हटा दो तो काइनेटिक और बाइंडिंग हो जाएगा, टोटल एनर्जी को डबल कर दो तो पोटेंशियल हो जाएगा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अगला टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो चिल्ड्रन, टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2 पाई आर। इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2 पाई आर। स्पीड है v। अब हमें आर का फॉर्मूला पता है, ऑलमोस्ट मुर्गी का स्क्वायर अपॉन पम्मी का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता है, स्क्वायर अपॉन 2 मुर्गी। तो ये पाई से पाई कट जाएगा और टाइम पीरियड हो जाएगा 2। अब ये जो पूरी नीचे की चीजें ऊपर चली जाएगी तो 2 2 ज़ा 4 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब अपॉन m e टू द पावर 4। वैसे मैं इस फॉर्मूले को याद करता नहीं हूं, मुझे फॉर्मूला खुद याद नहीं है, मैं हमेशा इसे डिराइव कर लेता हूं। तो अगर आपको टाइम पीरियड वगैरह डिराइव करने को आए तो आप भी डिराइव ही कर लीजिए, कितने फॉर्मूले याद रखोगे। ओके, तो टाइम पीरियड कैन बी डिराइव्ड इजीली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डिराइव द टाइम पीरियड। यहां पे आप ध्यान से देखिए, जो टाइम पीरियड है वो ऑर्बिट के क्यूब पे डिपेंड करता है। ओके, सो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ऑर्बिट का क्यूब। तो चिल्ड्रन, हमने हाइड्रोजन के लिए कुछ फॉर्मूले देखे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चिल्ड्रन, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम लिया जाए, अब ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? हाइड्रोजन लाइक एटम वो एटम होता है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एटम्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे सर सिर्फ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर अगर आप ध्यान से सोचो कि आपके पास हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यह है हीलियम।
लेकिन अगर मैं इस हीलियम को आयोनाइज कर दूं, अगर इस हीलियम को आयोनाइज कर दिया जाए, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर दूं, तो क्या इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा? बिल्कुल। तो हीलियम विल नाउ हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज आयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड हीलियम को आप हाइड्रोजन लाइक मान सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और आयोनाइज्ड हीलियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए, जो फॉर्मूले हैं इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और ट्रिक ये है कि जहां ई स्क्वायर है वहां एक जेड डाल दो। तो यहां पे ई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर जेड, बाकी सब सेम रहने वाला है। अब यहां पे ई स्क्वायर है तो नीचे एक जेड डाल दो, ई स्क्वायर के साथ एक जेड डाल दो। अब यहां पे ई टू द पावर 4 है, यानी ई स्क्वायर 2 बार है, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 4, यानी कि ई स्क्वायर 2 बार है तो यहां पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहां पे Z क्या है? Z है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए Z 1 होता है, तो Z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे। अगर आयोनाइज्ड हीलियम है तो Z की वैल्यू 2 पुट कर दो। अगर डबली आयोनाइज्ड लिथियम है, अगर लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो लिथियम भी हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। अगर लिथियम है तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो वो भी हाइड्रोजन लाइक हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीजन के लिए Z की वैल्यू 8 होती है, तो एटॉमिक नंबर है Z। तो ये फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो, इजी है। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज याद है, तो जहां ई स्क्वायर है वहां Z डालोगे तो हाइड्रोजन लाइक आइटम के भी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे आपको।